वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आज हम जो है लेटर के बारे में जानेंगे कि लेटर क्या होते हैं और क्या डिफरेंस होता है। दो टाइप्स के लेटर हैं इसके अंदर जो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले लेटर तो आप जानते ही हैं, पत्र इसको हिंदी में हम बोलते हैं। ठीक है, अपनी बात को किसी को पहुंचाने के लिए हम लेटर लिखते हैं। हालांकि आजकल लेटर का ज़माना है नहीं, हम ऑनलाइन बात कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली वर्क के लिए हमें लेटर की ज़रूरत अभी भी पड़ती है ना। और क्योंकि अभी पैटर्न में है तो हमें फॉलो तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम देख लेते हैं कि कितना टाइप्स के होते हैं और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए, लेटर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है, और एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स। जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पर्सनल लेटर्स, ठीक है। और जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस तो आप जानते ही हैं, सिक लीव की एप्लीकेशन आपने लिखी होगी कई बार, है ना, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन लिखी होगी, तो उसी को हम फॉर्मल लेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं ये पर्सनल लेटर्स होते हैं। ये तो जो पर्सनल लेटर्स होते हैं किसको लिखे जाते हैं, ज्यादातर हम पेरेंट्स को लिखते हैं। अगर जैसे कोई पढ़ने गया होता है तो वो घर पर पेरेंट्स को लिखता है, या अगर पापा या मम्मी बाहर गए होते हैं तब उनको लिखते हैं, है ना। या रिलेटिव्स को लिखते हैं कि किसी को थैंक्स बोलना है, किसी को इनवाइट करना है तब लिखे जाते हैं। या फिर फ्रेंड्स को लिखते हैं कि आपको कुछ किसी की चीज़ के बारे में बताना है, कहीं पर न्यू एडमिशन हुआ है उसके बारे में आपको बताना है, या आपने कोई नई चीज़ खरीदी है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। या कोई भी डिस्कशन आप फ्रेंड्स को लेटर लिखकर कर सकते हैं, है ना। या इसके अलावा और लोगों को भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो इसके अंदर हम नॉर्मल अपने मतलब नॉर्मल बात भी कर सकते हैं, कोई ऐसी मतलब कुछ भी शेयर कर सकते हैं आप चाहें तो। लेकिन जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ये एप्लीकेशन जो होती हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आपको थोड़ा तमीज से इसको लिखना पड़ता है ना। क्योंकि ये किसी बड़े ऑफिसर्स के पास हमें भेजनी होती है, या अपने हेडमास्टर के पास भेजनी होती है, प्रिंसिपल के पास भेजनी होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है किस किस को आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर्स, बिजनेस फॉर्म्स में भेजनी है कि भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरी किसी बिजनेस फॉर्म को आपको भेजनी है, या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको भेजनी हो सकती है ना। या आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, जैसे किसी चीफ गेस्ट को आपको बुलाना है अपने स्कूल फंक्शन में, तब आप क्या लिखेंगे, तब आप जो है यही लिखेंगे। या एप्लीकेशन एप्लीकेशन वही आ गया इसके अंदर ही, है ना, कि आप अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं। या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिखना है कि भाई आपके एरिया में लाइट नहीं आ रही है या कूड़ा बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो उसको आप लिखने के लिए फॉर्मल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है हेडमास्टर और प्रिंसिपल, या फिर अपने स्कूल के हेडमास्टर को आपको लिखना है कि भाई स्कूल में शोर बहुत होता है, ये स्कूल के अंदर जो है पानी साफ पानी नहीं आ रहा है, या स्कूल के अंदर जो हमें कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस चाहिए, इस तरीके की चीज़ों के लिए आप ये लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको। इनफॉर्मल लेटर और पर्सनल लेटर एक चीज़ होती है, और फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन एक चीज़ होती है, ठीक है। यानी आप एप्लीकेशन को भी आप लेटर ही बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसका जो एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट है वो हमारा ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, राइटर्स एड्रेस या सेंडर्स एड्रेस, है ना। यानी जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा पहले। उसके बाद हम डेट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। जैसे सपोज कि मैंने लिखा है कि एडिटर को लिखा है ना, तो द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ना एक चीज ऐड कर लीजिएगा आप, यहाँ हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है किस मसले के लिए लिखा गया है, क्या काम है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट आप ऐड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, भेजने वाले का एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे भाई मुझे कंप्लेंट करनी है ना, तो मैं लिखूंगी फॉर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बार बार लाइट जाती है इसकी वजह से मैंने ये लेटर लिखा है। तो इससे क्या होता है, इससे पूरे एप्लीकेशन पढ़ने से पहले पता चल जाता है किस बारे में है ये, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन में आ जाएगा रेस्पेक्टेड सर या मैम या अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, या गुड मॉर्निंग। इस तरीके से जो चीजें आती हैं वो सैल्यूटेशन में आ जाती हैं। उसके बाद आती है बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर सारी बात आ जाएगी। बॉडी यानी पूरा कंटेंट जो होगा वो अब एक पैराग्राफ में भी हो सकता है, छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप एक पैराग्राफ में लिखें, 2 में, 3 में, जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम होगी, जितनी बात आप करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के अंदर जैसे थैंक यू, ये सब चीजें आप लिखते हैं ना, थैंक यू, ये सब, ठीक है, ये सब उसमें आ जाएगा। ये लास्ट में एक लाइन हम लिख देते हैं कि भाई प्लीज आप जल्दी से जल्दी हमारा काम करवा दें, तो ये सब सब्सक्रिप्शन में आ जाता है। उसके बाद 7th जो आता है सिग्नेचर और नेम। उसके बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, सिग्नेचर भी कर सकते हैं अपने, या फिर अपना नाम लिख सकते हैं, और डेजिग्नेशन। तो जैसे सपोज आपने स्कूल के हेडमास्टर को लिखी है तो आप लिख देंगे सपोज कि रेहान मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो ये डेजिग्नेशन हो गई आपकी। अगर आपने किसी
बिजनेस फॉर्म को लिखिए तो तब आप लिख सकते हैं कि अपना नाम लिख करके नीचे आप लिख सकते हैं कि क्या है आप वहाँ पर। मान लीजिए कि सीईओ है तो सीईओ लिख दीजिए, मैनेजर है तो मैनेजर लिख दीजिए। इस तरीके से हम लिखते हैं। समझ में आया आपको ये वाली बात? ठीक है, अब हम देखते हैं अगला फॉर्मेट। उसके बाद हम फॉर्मेट देखते हैं इनफॉर्मल लेटर का। इनफॉर्मल लेटर यानी जो अपने रिलेटिव्स वगैरह को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को लिखते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? राइटर का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट आएगी। ठीक है, उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। यहाँ पर आपको सेंडर्स एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी जिसको आप रिसीवर्स एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को सेंड कर रहे हैं ना तो आप बाहर उसका एड्रेस लिख देंगे तो वो काफी रहेगा। नहीं तो फिर क्या करते हैं, हम लास्ट में लिख देते हैं रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, कैसे मैं बताती हूँ। तो सैल्यूटेशन लिख दिया आपने कि डियर फादर, डियर मदर, ये डियर फ्रेंड। ठीक है, ये डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कोई कजिन है आपका तो आप उसका डायरेक्ट डियर करके नाम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर बॉडी आ जाएगी इसकी। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है ना। सब्जेक्ट यानी यहाँ पर आप कोई भी बात शेयर कर सकते हैं उससे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बॉडी लिखिए इसकी, लेटर की बॉडी। लेटर की बॉडी के अंदर आप लिख सकते हैं कि आप इनवाइट करना चाह रहे हैं तो इनविटेशन दे सकते हैं, या आप थैंक्स बोलना चाह रहे हैं, कोई गिफ्ट उन्होंने भिजवाया तो आप थैंक्स भी दे सकते हैं, या इसके अलावा आप कुछ चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं कि भाई आपको कोई नई चीज़ मिली है, या आप किसी नए स्कूल में गए हैं, या आपका कहीं किसी टीम में आपको ले लिया गया है, सपोज फुटबॉल टीम में ले लिया गया है ना, तो उसके लिए आप उसके बारे में आप बताने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप सब्सक्रिप्शन देंगे कि भाई अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार देना, इस तरीके से, शुक्रिया तुम्हारा दोस्त, और लास्ट में आपका नाम आ जाएगा, ये सिग्नेचर या नाम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ज्यादा स्टेप्स नहीं है हमारे, मतलब जो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर है उसमें से हमारे 2 स्टेप्स कम है इसमें। ना तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे और ना ही यहाँ पर हमें जो है रिसीवर का एड्रेस लिखने की जरूरत है। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे? एक बार फिर भी चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये दोनों डिफरेंसेस है ना। राइटर्स एड्रेस इसमें भी है, इसमें भी है, डेट इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पर एड्रेस ऑफ द पर्सन और फ्रॉम रिसीविंग द लेटर, यानी रिसीवर्स एड्रेस इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट है, इसमें नहीं है। फिर यहाँ पर सैल्यूटेशन है, यहाँ पर यहीं पर सैल्यूटेशन आ गया है ना। उसके बाद यहाँ पर बॉडी आती है, तब यहाँ बॉडी आ जाएगी इसकी भी, फिर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है सिग्नेचर या फिर नाम डेजिग्नेशन के साथ। ऐसे यहाँ पर सिग्नेचर या फिर नाम डेजिग्नेशन, तो यहाँ पर जरूरत है डेजिग्नेशन देने की आपको, तो यहाँ पर आप खाली अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे दोनों टाइप के लेटर्स हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई सी भी टाइप का आपका लेटर आता है, पहले आप ये देखिए कि वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ठीक है, अगर फॉर्मल लेटर है तो उसका फॉर्मेट ये रहेगा, सिर्फ बॉडी में चेंज आएगा, है ना। मतलब इस देखिए, मार्क्स जो है ना हर स्टेप के हैं। लेटर जो है ऐसे से इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें आपको कंटेंट कम लिखना है और मार्क्स आपको पूरे मिलने के चांसेस हैं, बशर्ते ये कि आपने सारे स्टेप्स प्रॉपर्ली लिखे हों। अब आप यहाँ पर ऐसे मत करिएगा कि आप पहले लिखिए राइटर्स एड्रेस फिर एड्रेस लिखें, डायरेक्ट एड्रेस लिखिएगा राइटर का, है ना। ऐसे डेट लिखने के लिए पहले आप डेट नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट डेट डालेंगे। जैसे आज क्या डेट है, कोई भी डेट है, सपोज मान लीजिए कि आज 25 मई है, तो 25 मई 2021, है ना। तो इस तरीके से डेट डालिएगा डायरेक्ट। उसके बाद सैल्यूटेशन के अंदर आप पहले हेडिंग मत बनाइएगा, इसकी हेडिंग नहीं बनेगी, आप डायरेक्ट लिखिए डियर फादर, है ना। बॉडी के अंदर भी हेडिंग नहीं, किसी में भी आपको हेडिंग नहीं बनानी है ना। अब जैसे यहाँ पर आप नेम लिखेंगे तो नेम की भी हेडिंग मत बनाइएगा, डायरेक्ट नाम लिखिएगा अपना। ऐसे यहाँ पर अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं, स्कूल के मतलब हेडमास्टर को लिख रहे हैं, तब भी आप ये मत लिखिए नेम, क्लास, रोल नंबर, नहीं, डायरेक्ट नाम लिखिए, क्लास डालिए, रोल नंबर डालिए। ठीक है ना, हेडिंग मत बनाइएगा उसकी। समझ आया आपको? अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी फॉर्मेट समझा है तो अब देखिए जरा, एक एग्जाम्पल है ये। इसमें आपको क्या करना है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर अरेंजिंग कोचिंग क्लासेस। तो आपको स्कूल में कोचिंग क्लासेस मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं आप, है ना। इसका मतलब ये है कोचिंग क्लासेस अरेंज करवानी है आपको स्कूल में, तो तब आप क्या किस तरह लिखेंगे, ये है ये। ठीक है ना, तो देखिए जरा, सबसे पहले क्या आएगा आपका, यहाँ पर द हेडमास्टर न्यू मून स्कूल जाफराबाद दिल्ली 53। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले राइटर का एड्रेस आएगा। यानी राइटर कहाँ से लिख रहा है, लिखने वाला स्कूल से ही तो लिख रहा है ना, और लिख भी कहाँ रहा है, स्कूल में ही लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने एक ही एड्रेस लिख दिया स्कूल का। ठीक है, ये हमने एक ही एड्रेस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आता है डेट आती है, तो मैंने डेट डाली नहीं है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, सपोज कि ये चल रहा है, मान लीजिए फरवरी चल रहा है। ठीक है, फरवरी, और फरवरी की है 4, है ना।
February 4, 2021, इस तरह इसकी डेट डाल देंगे आप। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। आपसे मैंने बताया था सब्जेक्ट में क्या है, फॉर अरेंजिंग कोचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस अरेंज करवाने के लिए ये एप्लीकेशन लिखी है आपने। उसके बाद सैल्यूटेशन आ जाएगी, रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे वो होगी लेटर ऑफ द बॉडी, सॉरी बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, तो बॉडी में आप क्या लिखेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। अब जिस भी क्लास में आप हैं, तो अब हो सकता है कि आप 6 में तो आप 6 लिख दीजिए, 7 में तो 7 लिख दीजिए, 8 है तो 8 लिख दीजिए, है ना। तो कह रहे हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ही एहतराम के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, कौन सी क्लास के, कौन सी भी आप क्लास में है। वी बैक टू से दैट आवर एग्जाम्स आर कमिंग क्लोजर। कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो बहुत करीब हैं। एंड आवर इंग्लिश सिलेबस इज स्टिल नॉट कम्प्लीटेड, और हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड द लेसन्स दैट आर कमिंग इन एग्जाम, कह रहे हैं और जो लेसन जो एग्जाम में आ रहे हैं, नीड्स मोर एफर्ट एंड टाइम, उनको और ज़्यादा मेहनत चाहिए और वक्त भी चाहिए उन लेसन को तैयार करने के लिए। एज दे आर क्वाइट टफ, और वो क्योंकि वो बहुत टफ हैं। वी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं टू अरेंज सम स्पेशल कोचिंग क्लासेज इन इंग्लिश, कि आप कुछ स्पेशल कोचिंग क्लासेस जो है वो इंग्लिश की अरेंज कर दें हमारे लिए। वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे, थैंक यू। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारी खत्म हो गई बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये सब्सक्रिप्शन आ गया आपका, और लास्ट में योर सिंसियरली, आपके फर्मा बरदार द स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी आपकी क्लास है वो आप लिख सकते हैं, या अगर किसी एक बच्चे ने लिखी है तो वो अपना नाम भी लिख सकता है, खाली योर सिंसियरली अपना नाम डाल देंगे, क्लास और सेक्शन डाल देंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। ठीक है, तो 8th क्लास आपका ये होमवर्क है। आपने अभी लेटर देखा, कोचिंग क्लासेस के लिए आपने लेटर लिखा है, तो होमवर्क आपका है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर एचएम यानी हेडमास्टर फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द स्टूडेंट्स, कि आप अपने स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए साफ सुथरा पानी अरेंज करवाना चाहते हैं पीने का, है ना। तो इसलिए आप लिखेंगे सेम टू सेम वही कंटेंट रहेगा, मतलब स्टेप्स वही रहेंगे, कंटेंट में थोड़ी सी तब्दीली आएगी बॉडी में उसकी, है ना। कि आप जो है ड्रिंकिंग वाटर अरेंज करवाना चाहते हैं, गंदे पानी से एक तो प्यास नहीं बुझती, दूसरा पेट की बीमारियां हो सकती हैं, है ना, और पेट में दर्द अक्सर बच्चों के होता है, फिर वो छुट्टी लेते हैं, और इस तरह अटेंडेंस भी डिस्टर्ब होती है। तो ये सब चीज़ें आप लिखेंगे उसमें, ये आपका होमवर्क है, बहुत ध्यान से कीजिएगा अपने कॉपी में, उसको भी लिख लीजिएगा जो मैंने आपको अभी बताया है, और ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 8th क्लास बेटा हमने एक लेटर कर लिया है ना। अब हम एक पैराग्राफ करेंगे, तो आपके पैराग्राफ का जो टॉपिक है वो है हेल्थ इज वेल्थ। पैराग्राफ और ऐसे ये तो डिफरेंट थिंग्स हैं, इतनी डिफरेंट भी नहीं है। ऐसे जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन में पैराग्राफ जो होता है वो छोटा होता है, यानी ऐसे पूरा कंप्लीट, यानी पूरे उसके बारे में सारी जानकारी उसके अंदर हम लिखते हैं। पैराग्राफ में क्या होता है कि हम एक पैराग्राफ हमने एक लिख लिया, है ना। तो ये 100 वर्ड्स में भी हो सकता है, 150 में भी हो सकता है, और बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Health is wealth is one of the most popular phrases prevailing in almost every language in one way or another. कह रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत ही दौलत है। ये एक कहावत है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि हेल्थ इज, ये जो कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, ये लगभग सभी, इतनी पॉपुलर फ्रेज है ये कि सभी लैंग्वेजेस में इसको हम देख सकते हैं। उर्दू में भी है ये, है ना, और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, और इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेजेस है उसके अंदर भी ये है। एंड देयर इज ऑलमोस्ट नो वन हु विल डिसएग्री विद द फ्रेज। कह रहे हैं कि और कोई भी ऐसा नहीं है जो इस फ्रेज से सहमत ना हो या डिसएग्री करता हो। क्यों? क्योंकि इंडीड अवर हेल्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजर्स वी हैव, कि हमारी जो हेल्थ है वो हमारे लिए बहुत बड़े खजानों में से, बहुत बेहतरीन खजानों में से एक है। ठीक है, वंस वी डाई और अवर हेल्थ लूजेस इट्स वैल्यू, द वेल्थ इन लाइफ विल ऑल्सो मीन नथिंग फॉर अस। कह रहे हैं कि अगर एक बार हम मर जाते हैं या हमारी जो सेहत है वो खराब हो जाती है ना, तो हमारी जितनी भी दौलत है जिंदगी में, जितनी भी दौलत हमने कमाई होती है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। ठीक है, अब आप ये सोचिए कोई इंसान है, उसके दांत अगर खराब हो जाते हैं तो वो अपनी पसंद की, अब उसके पास पैसे भी हैं लेकिन वो खा तो नहीं सकता ना, क्योंकि उसके दांत ही नहीं है ना। तो यानी हमारे पास जब सेहत होती है तभी हम सब कुछ अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इफ गुड केयर इज टेकन ऑफ अवर हेल्थ इट कैन लास्ट फॉर मैनी ईयर्स। कह रहे हैं कि अगर हम अपनी हेल्थ की अच्छी केयर करेंगे तो ये कई सालों तक चलती रहेगी। एंड हेल्प अस व्हेन वी बिकम ओल्ड, ये भी लिखा हुआ बेटा, है ना। कह रहे हैं कि और हमारी मदद करेगी जब जब हम बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी चीजें वैसे ही, जितनी भी हमारे मतलब बॉडी पार्ट्स होते हैं, हाथ पैर, ठीक है, आंखें दांत, ये सब कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम अभी से केयर नहीं करेंगे तो फिर बुढ़ापे में तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो वो तो होना ही है कि हम बुढ़ापे में मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो वीक हो जाएंगे, लेकिन अभी से हमें केयर करनी है ताकि कुछ तो हेल्प मिल पाए हमें
ओल्ड एज में भी। टू हैव अ हेल्दी बॉडी वन मस्ट टेक केयर ऑफ इट थ्रू एक्सरसाइजिंग, ईटिंग हेल्दी फूड, अवॉइडिंग जंक फूड एंड इंटॉक्सिकेशन एटसेट्रा। कह रहे हैं कि अगर हम एक हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये किसी भी इंसान को क्या करना चाहिए कि वो अपने अपने आप की केयर करे एक्सरसाइज के थ्रू, यानी जो भी डेली वो एक्सरसाइज करे, हेल्दी फूड खाए, ठीक है, अवॉइडिंग जंक फूड, यानी जितना भी जंक फूड है, यानी जो ये पिज्जा है, बर्गर्स हैं, पैकेट फूड जितने भी, इन सबको अवॉइड करना है, एंड इंटॉक्सिकेशन एटसेट्रा। और इसके अलावा ये इंटॉक्सिकेशन हम बोलते हैं नशे वगैरह, नशीले पदार्थ जो होते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दे, यानी करे ही ना, है ना। द इनवैल्यूएबल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ मेक्स इट अ ट्रू एसेट फॉर अस। कह रहे हैं कि इसके अंदर जो इसका हेल्थ का जो एक इनवैल्यूएबल एस्पेक्ट है, इनवैल्यूएबल एस्पेक्ट मतलब बहुत कीमती जो चीज है इसके अंदर, यानी एक्सट्रीम यूजफुल चीज जो है वो क्या है कि ये हमारी हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ सेहतमंद हम होंगे तो ये हमारे लिए एक ट्रू एसेट बन सकता है। ट्रू एसेट का मतलब होता है कि ये हमारे हमारे काम आने वाली चीज बन सकता है, ठीक है। If a family member starts with good practices of taking care of their health, then it might also tempt others to join in those to have better health. कह रहे हैं कि अगर कोई फैमिली मेंबर जो है वो कुछ हेल्दी हैबिट्स स्टार्ट कर देता है अपनी हेल्थ को लेकर के, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो अपनी केयर कर रहा है खाने पीने में, एक्सरसाइज के थ्रू, तो सभी फैमिली मेंबर्स को ये चाहिए कि वो भी जो है उसी उसी के साथ मिलकर वो भी अपनी हेल्थ की केयर करें, ठीक है। बजाय इसके कि उसका मजाक उड़ाएं या उससे कहें कि अच्छा है, मतलब चिढ़ाएं ना उसको, बल्कि खुद भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। देयरफॉर द बैलेंस बिटवीन, यहाँ पर बिटवीन ऐड कर लीजिएगा बेटा, बिटवीन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ मस्ट बी वेल मेंटेन्ड बाय एवरीवन। तो कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो बैलेंस है वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बीच में, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलना चाहिए, और ये हर किसी के लिए जरूरी है। इफ एनी हेल्थ इश्यूज अराइज, कह रहे हैं कोई भी अगर हेल्थ इशू उठता है यानी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आपको, देन दे शुड इमीडिएटली सीक प्रोफेशनल हेल्प रिगार्डिंग द मैटर। तो हमें फौरन ही प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए अपने अपनी प्रॉब्लम के लेकर, अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, है ना। सपोज किसी के सर में अगर दर्द हो रहा है तो वो मतलब देखिए, कुछ दिन नोटिस करें कि किस वजह से हो रहा है, फोन में घुसने की वजह से हो रहा है, या टीवी में देखने की वजह से हो रहा है, या फिर किसी चीज को आप बहुत ध्यान से अगर किसी बारे में सोच रहे हैं इस वजह से हो रहा है, तो ये सोचें। फिर अगर आप कर सकते हैं, खुद कुछ कर सकते हैं तो करिए, और अगर नहीं समझ में आ रही है बात, नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो फिर फौरन प्रोफेशनल हेल्प लें और बाकायदा सब पूरी तरीके से सारे चेकअप्स करवाएं और जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आगे जाकर बढ़ती चली जाएगी। जैसे अक्सर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को चश्मा लगा हुआ होता है, लेकिन वो लोग केयरलेसनेस में चश्मा लगाते ही नहीं है, फिर उनका नंबर बढ़ता चला जाता है। तो डॉक्टर जो बैठे हैं तो वो बेवकूफ थोड़ी है, जब उन्होंने अगर आपको चश्मा लगाने के लिए कहा है तो आप उसको लगाइए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई रेगुलर चश्मा लगाता रहता है तो उसका नंबर घट जाता है और आंखें ठीक भी हो जाती हैं। तो ये तभी होगा ना जब आप लगाएंगे। चश्मे का एग्जाम्पल तो मैं छोटा सा ले रही हूँ। अगर डॉक्टर आपको कोई परहेज बता रहे हैं तो आप परहेज करिए, अब जो चीजें उन्होंने मना करी खाने के लिए वो मत खाइए, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया हेल्थ इज वेल्थ। आपको मैं होमवर्क में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रही हूँ, ये आपको प्रैक्टिस के तौर पर करना है। ये भी लिख लीजिएगा जो मैंने लिखवाया है, और ये आपका जो होमवर्क है वो ये है, राइट अ पैराग्राफ ऑन अ क्लास विदाउट अ टीचर। ये आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है कि एक क्लास जिसमें टीचर ना हो तो उसमें क्या क्या हो सकता है, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे ही 100 to 150 वर्ड्स में आप लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।